नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए बहुत यूजफुल जानकारी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी पत्नियों का भी रिक्वेस्ट था, अनुरोध था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें यह बताया जाए कि उन्हें कब अपने ससुराल और पति से केस लड़ना चाहिए और कब उन्हें सेटलमेंट कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। सालों तक अपना समय, पैसा और एफर्ट खराब नहीं करना चाहिए। शादीशुदा जीवन वर्तमान समय में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का एक गलत फैसला या गलत व्यक्ति या परिवार से शादी होना उसका पूरा जीवन बर्बाद करके रख देता है। ऐसे में लोग बदले की भावना में आ जाते हैं। लड़की वालों को लगता है उन्होंने लाखों रुपए खराब किए, इतना दहेज दिया, इस तरह से शादी की और उसके बाद उनकी बेटी वहां रह भी नहीं पा रही है। अब उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी और दूसरी शादी में भी फिर उतना ही खर्चा लगेगा, वही सारी प्रक्रिया होगी। साथ ही डाइवोर्सी होने का या दूसरी पत्नी बनने का टैग भी उनकी बेटी पर लगेगा। ऐसे में वो लड़के वालों के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज कराते हैं। पत्नियां जो हैं वो मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग इसीलिए करती हैं ताकि उनका जीवन खराब जो होना था वो तो हुआ ही, साथ ही अब वो आगे की जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है या जो दूसरी शादी करें उसको वो इसी शादी से रिकवर करके कर पाएं। लेकिन सभी केस में या सभी वैवाहिक जीवन में इस तरह का सेटलमेंट मोटा अमाउंट लेकर नहीं हो पाता है। जहां पर पति की कमाई बहुत अच्छी हो, मोटी सैलरी लेता हो या अच्छा बिजनेस चल रहा हो उसका, वहां पर तो आपको मोटे मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग करनी चाहिए और काफी हद तक लोग दे भी देते हैं या 1-2 साल मुकदमा चलने के बाद मिल भी जाता है, पति दे भी देता है। उसको लगता है कि ये टेंशन खत्म हो और वो लाइफ में आगे बढ़े, पीसफुल लाइफ जिए, दूसरी शादी करे, ये जो भी गलती हुई है उसको यहीं खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में पत्नी अगर मेंटेनेंस एलिमनी की मांग करती है परिवार वालों से या दबाव बनाने के लिए कई झूठे मामले भी दर्ज करा देती है, तो पति अपनी टेंशन खत्म करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सेटलमेंट कर लेता है, मोटा अमाउंट देकर भी। लेकिन अगर परिवार वाले सामान्य वर्ग से हैं, उनकी मोटी कमाई नहीं है, उनका गुजर बसर करने भर की ही कमाई है, ऐसे में अगर आप 10-20 लाख 50 लाख रुपए मेंटेनेंस एलिमनी के रूप में मांगेंगी या हजारों लाखों का मेंटेनेंस का केस कर देंगी सिर्फ उसे प्रताड़ित परेशान करने के लिए, तो आपको ऐसे में कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है, उनकी आय ही इतनी नहीं है, तो आपको इतना मेंटेनेंस या एलिमनी मिलेगा कहां से? अपने पति की इनकम को देखते हुए, उसकी हैसियत को देखते हुए, उनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए ही मांग करनी चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर दबाव बनाने के लिए इतना मोटा अमाउंट भी नहीं मांगना चाहिए कि सामने वाला सक्षम ही ना हो पे करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप केस करेंगी, इतना मोटा अमाउंट मांगेंगी और आपका पार्टनर सक्षम नहीं होगा देने के लिए, तो वो दे ही नहीं पाएगा और आपका समझौता होगा नहीं। सालों तक केस चलता रहेगा और फिर आप थक हार कर फ्री में समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि कानून की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में होता है कि शुरुआती दौर में जब पति पर आपने केस किया था तो हो सकता है वो जो भी आपके शादी का खर्चा है वो पे करने को तैयार भी रहा हो। काफी लोग इतने कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, लड़की वाले थे, उन्होंने शादी किया था, उनका इतना लाख खर्च हुआ था, तो जो इनका खर्चा है शादी में हुआ वो मैं लौटा देता हूँ और इस शादी को खत्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हमारी नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी या जो भी विवाद या मतभेद हुए उसकी वजह से इस शादी को खत्म करें। लेकिन अगर सालों तक उन्हें प्रताड़ना होती है, कोर्ट में इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, झूठे आरोप लगाकर झूठे केसेस कर दिए जाते हैं, तब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, आत्मसम्मान पे आ जाती है और उनको लगता है कि इस तरह से फंसा कर मुझसे तो 1 रुपए भी नहीं ले पाएंगी ये इतना प्रताड़ित होकर, तो अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जेल जाने को भी तैयार हूं, पर मेंटेनेंस एलिमनी का आदेश हो भी जाएगा तो मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं, नौकरी भी छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पर इसको कुछ नहीं दूंगा। तो इस हद तक उकसाएं नहीं। आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जीवन जीना है, सबको जीवन एक ही बार मिलता है। इतना हद तक किसी को प्रताड़ित या मजबूर ना करें कि वो इस हद तक सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि जेल जाने को तैयार हूं पर इसको कुछ नहीं दूंगा मैं।
तो अगर अपना आपका पति जो जितना देने में सक्षम है और खुशी खुशी दे रहा है तो उसको लें, सेटलमेंट करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। जबरदस्ती इतना दबाव ना बनाएं, क्योंकि वो आपको बहुत नुकसान देने वाला है और अंत में सालों चक्कर लगाने के बाद कई बार पत्नियां कोर्ट में आना छोड़ देती हैं, अपना केस छोड़ देती हैं या फ्री में समझौता करने को तैयार हो जाती हैं और ऐसे रिश्ते बसते नहीं है। फिर ऐसे स्टेज पर आकर आपका घर बसेगा नहीं, घर तो टूटेगा और आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ससुराल से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, आपके साथ हिंसा हो रही है, आपको धमकाया जा रहा है या ससुराल वाले आपको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, तो आप ससुराल में रहकर भी केस कर सकती हैं। उसके लिए आपको मायके जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लड़ाई झगड़ा हो रही है यहाँ, प्रताड़ित परेशान यहाँ हूँ, तो मैं जब यहाँ से घर छोड़ूंगी कहीं और जाके रहूंगी तभी केस कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है। सारे केसेज आप ससुराल में रहते हुए ही आप अपने ससुराल वालों के खिलाफ कर सकती हैं। उसके लिए आपको मायके जाने की या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। अगर आप मायके जाकर केस करती हैं तो पति कहेगा खुद भाग गई है, किसी और से चक्कर है, अफेयर चल रहा है, रहना नहीं चाहती, सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती, जिम्मेदारियों से भाग रही है, ये सब आप पर आरोप भी लग जाएंगे और आपका केस कमजोर हो जाएगा। अगर आप ससुराल में रहते हुए केस करेंगी तो आपका पक्ष स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इसलिए आप बेहतर ऑप्शन यही है कि ससुराल में रहते हुए ही अगर प्रताड़ित परेशान है तो केस करें। झूठे केस ना करें, अपना घर झूठे केस करके बर्बाद ना करें। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है, अपराध हो रहा है, तो ही इस तरह के कानून का उपयोग करें। साथ ही आप इस बात का ख्याल रखें कि जिन सेक्शन में आपने मामला दर्ज कराया है उससे आपके ससुराल वालों पर या आपके पति पर किस हद तक दबाव बना है, वो पे करने पर मजबूर हो रहे हैं या नहीं। कुछ ढीठ टाइप के लोग होते हैं, बेशर्म होते हैं, या ऐसे अपराधी किस्म के लोग होते हैं कि उनको ना तो सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा से कोई फर्क पड़ता है और ना जेल जाने से, पुलिस की मार से कोई फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसे परिवार से आपका रिश्ता हो गया है गलती से भी, तो आप बेवजह कोर्ट के चक्कर लगाकर अपना समय खराब ना करें, ना ही ऐसे लोगों से लड़ने के चक्कर में रहें। जिस भी तरह से हो सके समझौता करके लाइफ में आगे बढ़ जाएं और दूसरी शादी कर लें। यही आपके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि जो बेशर्म या ढीठ टाइप के लोग हैं उन पर आप ना दबाव बना सकती हैं, ना पुलिस का डर बिठा सकती हैं और ना ही उनसे कुछ भी ले सकती हैं। अगर पति कमाता नहीं है, बेरोजगार है, या वो नशे का आदी है, या खाली घूम रहा है, वो गैर जिम्मेदार इंसान है, तब आप मेंटेनेंस का केस करेंगी भी तो आपको मिलेगा क्या? 1-2 हजार रुपए मेंटेनेंस के चक्कर में आप कोर्ट के चक्कर लगाती रहेंगी सालों तक और आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम, आपके लाइफ का जो बहुत कीमती समय है वो निकलता चला जाएगा, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे हालात में लड़ने का प्रयास ना करें, समझौता करके लाइफ में आगे बढ़ जाना ही बेहतर विकल्प है। अगर आपको ये लग रहा है कि 498 डीवी एक्ट जैसे गंभीर आरोप लगाकर आप पति पर दबाव बना लेंगी और उससे मोटा अमाउंट ऐंठेंगी एलिमनी और मेंटेनेंस के रूप में, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर सबूत नहीं है आपके पास या सबूतों के अभाव में पति के हक में फैसला हो गया तो वो आप पर उल्टा केस भी कर देगा, आप ही फंस जाएंगी और आपको मिलेगा कुछ नहीं। और 498 डीवी एक्ट जैसे मामलों में जमानत भी हो जाती है, किसी को तुरंत जेल नहीं होती है, ना ही सजा हो जाती है। बहुत लंबा समय लगता है डिसीजन आने में और उससे पहले ही आप हिम्मत हार जाएंगी और आप समझौता करेंगी या केस छोड़कर आपको भागना पड़ेगा। क्योंकि शादियां आजकल बहुत लेट हो रही हैं। लोग 30 साल 35 साल की उम्र में आके शादी करते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी ज्यादा उम्र में आकर शादी करते हैं। फिर 30-35 साल में आपने शादी की, उसके बाद आपने विवाद शुरू किया, 8-10 साल में आपने सेटलमेंट किया जाके लड़ाई झगड़ा करते करते, 40+ आपकी एज हो गई, तो फिर आपकी दूसरी शादी या जो आगे की लाइफ है उसमें क्या बचेगा? बच्चा करने की, परिवार बढ़ाने की भी एक उम्र होती है, एक निर्धारित सीमा होती है, खासतौर पे महिलाओं के लिए। वो एज निकल जाने के बाद अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी सोचें तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सही उम्र पर और सही समय पर आपको सोच समझ कर अपना और अपने ससुराल वालों दोनों का हालात देखते हुए, परिवार की स्थिति को देखते हुए, उम्र का ध्यान रखते हुए ही आपको लड़ने का या समझौता करने का चुनाव करना चाहिए कि आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है। और सबूत ना हो तो इस तरह के केस के चक्कर में उलझे नहीं किसी के बहकावे या भड़कावे में आकर, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप केस कर भी देंगी
तो आप उसे साबित कर नहीं पाएंगी। सब लोग साफ बरी हो जाएंगे कुछ समय बाद और झूठा केस करने के नाम पर वो आपसे डाइवोर्स भी ले लेंगे और मेंटेनेंस और एलिमनी भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गुनहगार आप ही हो जाएंगे। आपने उन लोगों को फंसाया झूठे केस में, प्रताड़ित परेशान किया, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए, इतने पैसे खर्च कराए, इस सब का आरोप आपके सर पे लगेगा और फ्री में समझौता करने पर आप मजबूर होंगी। इसीलिए लड़ें उन्हीं के साथ जो सक्षम हो आपको पैसा देने में, मोटा अमाउंट या मेंटेनेंस देने में, जिनकी पारिवारिक स्थिति सामान्य है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, गुजर बसर करने भर का ही कमाते हैं। उन्हें बेवजह प्रताड़ित परेशान करके आप अपना समय और लाइफ खराब कर रही हैं। आपको ऐसे केसों में कुछ मिलता नहीं है। अगर सामने वाला, अगर आपके ससुराल वाले समझौता करके जो भी देने को तैयार हैं उसी में आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि सालों तक चक्कर लगाने के बाद निराशा ही हाथ लगती है और कुछ हाथ नहीं लगता है। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन अगर आपके पास सबूत हैं, आपके ससुराल वालों ने आपको प्रताड़ित परेशान किया है, आपके साथ हिंसा अपराध हुआ है, तब आपको क्या करना है कि आपने अपने ससुराल वालों के खिलाफ अगर केस किया है उसे हाई कोर्ट से टाइम बाउंड भी करा लें। अगर आप टाइम बाउंड करा लेंगे तो कम समय में 3 से 6 महीने में आपके केस का सुनवाई करके फैसला भी हो जाएगा। और अगर टाइम बाउंड केस हो गया और सामने वाला पक्षकार जो है वो गुनहगार है, उसने गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं उसने, तो उसको ये डर भी रहेगा कि इस केस को सालों तक नहीं चलना है, 3 या 6 महीने में अधिकतम फैसला आ जाएगा और मैं दोषी हूँ और निर्दोष तो हूँ नहीं, क्योंकि गुनहगारों को खुद तो पता ही होता है कि उन्होंने गलती की है या गुनाह किया है। तो उनको ये डर रहता है कि 6 महीने के अंदर मुझे सजा मिल जाएगी, तो वो आपको सेटलमेंट में पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं और आपको अच्छा अमाउंट मिल जाता है। ये कुछ विकल्प हैं जो महिलाओं के हक अधिकारों में मैंने बताए हैं, उनके लिए उपयोगी हैं। झूठा केस करके पति और ससुराल से पैसा ऐंठने की, दबाव बनाकर उनसे एलिमनी लेने की, मेंटेनेंस लेने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि कानून अब बहुत सख्त हो गया है। अगर आपके साथ गलत हुआ है, हिंसा अपराध हुआ है, प्रताड़ित परेशान हुई हैं, ससुराल वाले ही गलत हैं, तब उन्हें पनिशमेंट जरूर दिलाएं। और किस तरह से अपने केस का फैसला करें, किस तरह से अपने आगे की लाइफ का फैसला करें, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। सक्षम लोगों के साथ आप मांग जरूर करें, पर जिनके पास देने को नहीं है उनसे अगर आप इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर उन पे झूठा केस करेंगी तो वो इतना दे कहाँ से पाएंगे। आपको ही इस बात का फैसला करना होगा, क्योंकि अपने परिवार की स्थिति बेहतर आप ही जानती हैं। ना तो कोर्ट को पता है, ना पुलिस को, ना आपके वकील साहब को पता है कि परिवार की स्थिति कैसी है, वो कितना देने में सक्षम है, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए कम समय में अपने मामले को निपटा कर और सेटलमेंट करके केस को खत्म करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। यही आपके लिए अच्छा होता है। कई बार लोग सालों तक भटकते रहते हैं, अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, शादी करने की उम्र निकल जाती है, करते भी हैं तो उनको बच्चे नहीं होते और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पैसों की लालच में आपने अपना पूरा लाइफ स्पॉइल कर दिया। कुछ भी आप एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगी अगर आप एक बच्चा भी नहीं कर सकती हैं अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है महिलाओं को उनके हक अधिकारों के लिए और उनके अच्छे के लिए कुछ सुझाव बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।